इस सृष्टि का निर्माण पुरुष और प्रकृति के द्वारा हुआ है, जो स्वयं में ही शिवा है और शक्ति है, जो कि एक दूसरे से अभिन्न और अभाज्य है। इसी प्रकार एक सभ्य समाज का निर्माण एक मजबूत परिवार करता है, और जिसकी धुरी होती है पति पत्नी का रिश्ता। तो आइए आज स्वागत करते हैं आपका ऋतु टॉक शो में, और इसी खास रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रियंका गुलेरिया से, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं। तो प्रियंका जी, तो जो ये बहुत प्यारा और ख़ास रिश्ता है एक पति पत्नी का, लेकिन आजकल के समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो एक फैमिली फेस करती है। तो आपके हिसाब से मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति में जो पति पत्नी का रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र माना गया है। लेकिन आजकल इस रिश्ते में खटास पैदा हो गई है। कुछ कुछ कारण हैं इसमें कि खटास पैदा क्यों हुई है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो मुझे लगता है वो ये है ट्रस्ट। आपसी ट्रस्ट पति पत्नी में अगर नहीं हो तो वो रिश्ता जो है वो कामयाब नहीं होता है। और दूसरा उसका मेजर कारण है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो लोग पति पत्नी एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करते हैं, किसी के भी सामने, आपस में भी, लोगों के सामने भी, तो वो रिश्ता जो है वो फलीभूत होता है। पर जैसे ही हम एक दूसरे के प्रति अ, उनको पोक करें या उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर टॉन्टिंग करें तो वो रिश्ता कामयाब नहीं होगा। चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, किसी को भी अगर हम अ, कम उनको हम बोलें, आंकें उनको, तो वो रिश्ता कहीं भी कामयाब नहीं होगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण पति पत्नी का रिश्ता में खटास आ रही है। अच्छा, जैसे आपने एक पॉइंट बोला है चीटिंग, जी जैसे मैम। कि हम इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, जो आजकल बहुत हो रखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसके चलते जो हमारे रिलेशनशिप हैं पति पत्नी के, वो बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। बिल्कुल तो मैम। ऐसा क्या एक मेन फैक्टर है जो कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत टॉक्सिक हो गया है? मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल के पीछे क्या ऐसे रीज़न है कि हस्बैंड है या वाइफ है जो अपने एक इतनी प्योरिटी वाला जो एक रिलेशनशिप है उससे बाहर जा रहे हैं? मतलब इसके पीछे ऐसा क्या है कि जो उनको फोर्स कर रहा है? हम्म। सबसे पहले तो इसके पीछे अ, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो फाइनेंशियली या फिजिकली वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपने पार्टनर से। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बाहर जाने का जो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो उसको बाहर की तरफ फेंकता है। क्योंकि इस रिश्ते में सबसे पहले हमारा ट्रस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आपस में ट्रस्ट नहीं है तो ये रिश्ता कामयाब नहीं होगा। और अगर हमारे रिश्ते में एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये रिश्ता जो है वो बाहर की तरफ भागेगा, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। ओके। जैसे जनरली देखा गया है कि अभी काफ़ी एक बहुत बड़ा एक रेशियो निकल के आ रहा है कि लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं या एक टॉक्सिक मैरिज को कैरी कर रहे हैं। तो एक ऐसी मैरिज को रिटेन रखने के पीछे ऐसे क्या प्रेशर है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं या क्लाइंट आते हैं, कि साइकोलॉजिकली उनके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर रहता है कि वो आपको बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरे रिश्ते में ये वाला इशू है बट मुझे अपना मैरिज रिटेन करना है? हम्म। तो ऐसा क्या उनके ऊपर प्रेशर? जी मैम, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो उनको लगता है कि मुझे अपना रिश्ता कंटिन्यू करना है, पर मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे कंटिन्यू करना है। उसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिटी प्रेशर, सोशल प्रेशर, है ना? बाहर अगर हमारा डाइवोर्स हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? सबसे पहला डर तो इस रिश्ते में ये होता है कि लोग क्या कहेंगे? और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में जो इतने सारे शादियाँ चल रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवोर्स में दे वांट टू टेक डाइवोर्स बट दे डिडंट। तो इसका सबसे पहला कारण है कम्युनिटी प्रेशर। उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अगर कि मैं बाहर जाऊँगी तो लोग बोलेंगे ये तो डाइवोर्स्ड है। एक उनके ऊपर एक स्टिग्मा है ये, कि लोग बोलेंगे कि भई डाइवोर्स है, इससे बात मत करो। कम्युनिटी में ये सारी सोशल चीज़ें, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, उसको, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है। तो जब हम डाइवोर्स की तरफ जाते हैं तो उस, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको इस तरफ से, उसको उस निगाह से नहीं देखा जाता है जिस निगाह से हम नॉर्मल लोगों को देखते हैं। तो इस डर के कारण
लोग डाइवोर्स की तरफ नहीं जाते हैं। बट फिर भी हमारे 20% जो रिसर्च डेटा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च बोल रहा है कि 20% मेल कैटेगरी ऐसी है दे वांट टू टेक डाइवोर्स, एंड 13% फीमेल कैटेगरी है दे वांट टू टेक डाइवोर्स। ओके। अच्छा, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि तो बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि केवल हस्बैंड है या वाइफ है, उनको ओनली शक है, मतलब दे आर नॉट श्योर कि हाँ मेरा पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है या नहीं। तो इस तरह के अगर कोई आता है आपके पास, इस तरह की मेंटली स्थिति से गुजर रहा है, जी तो ऐसा क्या मतलब आप उनको हेल्प करते हैं इसके जी लिए? मैम, सबसे पहले तो पति पत्नी के रिश्ते में छोटी सी एक धागा होता है रिश्ते का। तो अगर ये टूटने लग पड़े तो किसी को भी शक होने लग पड़ता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं तो मैं सबसे पहले उनसे बिल्कुल कन्फ्रंट करवाती हूँ कि क्या आपके पति या आपकी पत्नी कहीं और इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक शक है, या आपको बिल्कुल आप यकीन के साथ बोल सकते हैं कि ये कहीं इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं उनको बोलती हूँ कि ये हमारा 15 डेज़ का ट्रायल रहता है उनके साथ, कि 15 डेज़ में आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, जो कि आपके, अगर मेरे पास पति आता है तो मैं पत्नी को बोलती हूँ, और अगर पत्नी आती हैं तो मैं पति को बोलती हूँ। ओके, तो ऐसे क्या वो मेन सिम्टम है जो कि आपको आने वाला जो है आपका जी मैम। क्लाइंट है वो बोल रहा है, या ऐसे कौन से सिम्टम है जो आप उनको सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपको यही आइडेंटिफाई करने हैं? जी मैम, इसका सबसे पहला सिम्टम होता है ओवर प्रोटेक्टिव टू देयर फोन्स। राइट। वो अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। और दूसरा सिम्टम ये होता है कि जो पहले वो फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे हमारा इंस्टा हो गया, या एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, उस पे वो रेगुलर पोस्ट करते हैं विद फैमिली फोटोग्राफ्स, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके। है ना। और रीज़न ये है कि जैसे वो वर्क प्लेस से अगर 5 बजे आ जाते थे पहले, तो अब 7 o'clock 8 o'clock लेट आते हैं। टाइमिंग इश्यूज। टाइमिंग इश्यूज, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं। राइट। फिर और इशू ये है कि और सिम्टम है पता लगाने का कि पति और पत्नी पहले जितने फिजिकली इंटीमेट होते थे उतने नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं जताते हैं। द लैक ऑफ फिजिकल यस, इंटीमेसी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिकल इंटीमेसी। राइट। तो ये भी उनको लगता है, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, कि पहले तो हम अच्छे से रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो मेरे में इतनी कमियां आनी शुरू हो गई। ओके। क्योंकि वो उस रिश्ते में स्टार्टिंग जब होती है तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट एक दूसरे के गिनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कोई बाहर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको धीरे धीरे उस पर कमियां दिखने लगती हैं, जो कि पहले एक भी कमी नहीं थी। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हम एक इसमें 15 डेज का हमारा एक डेटा रहता है, वो मैं क्लाइंट को बताती हूँ, तो वो Okay. मेरे को लाके देते हैं। फिर उस पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये फिजिकल बाहर वो इन्वॉल्व है या नहीं। या नहीं। जी मैम। ओके। अच्छा, जब किसी मतलब पार्टनर को पता लग जाता है कि मेरा पार्टनर जो है वो बाहर इन्वॉल्व है, तो अगर मेल है और फीमेल है, जैसे कि अगर मेल है तो अगर उसके बारे में फैमिली में पता लग जाता है तो वो एक एग्रेसिव मोड दिखाता है अपनी फैमिली को, और ऐसी फीमेल होती है तो एक इमोशनल और सिंपैथी वाला एक मोड दिखाते हैं। तो उसके पीछे उनका क्या साइकोलॉजिकल एक ऐसा रीज़न रहता है कि हाँ पता लगेगा तो हस्बैंड बहुत गुस्सा करता है और वाइफ मैम। को पता है तो बहुत ही इमोशनल, तो जी इसके मैम। पीछे ऐसा क्या मैम उनका रहता है? देखिए, देयर इज अ जेंडर डिफरेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। इट इज़ द इन साइकोलॉजी में हम इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जी मैम। कि अगर पत्नी को लगता है कि मेरे पे शक किया जा रहा है तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है पति को। ठीक है, ये एक जेंडर डिफरेंस है। और अगर पति को पता चलता है तो वो उसके ऊपर एग्रेशन शो करता है, धौंस जमाता है कि नहीं तुझे नहीं पता, मतलब एग्रेशन से उस चीज को हटाना चाहता है। ओवर पावर, यस। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो थोड़ा सा वो लगता है, इसीलिए वो अपनी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशन में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी मैम। कि जी मैम। हमारा ये जो रोल है ये बाहर ना आ जाए। हाँ, बाहर ना आ जाए, वो डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो गलत हैं।
जैसे मेन इशू जो है, अगर कोई पार्टनर अगर ऐसे अपनी शादी से बाहर जा रहा है या तो उसमें एक लैक ऑफ कमिटमेंट जो होता है, तो उसके पीछे ऐसा क्या है आजकल के रिलेशनशिप में कि जो कमिटमेंट नहीं है? जी मैम, आजकल के रिलेशन में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैरिज में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि अवेयरनेस, फीमेल्स पहले इतनी अवेयर नहीं थी अपने प्रति या समाज के प्रति। वो इतनी अवेयर नहीं थी, वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि वो अपना भला और बुरा समझ सके। और कि नहीं वो भाई, इतने ऐसे स्टिग्माइज्ड सोसाइटी में रहती थी कि वहाँ पे उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले जो होता था कि ठीक है, पति अपना काम पे गया, रात को आया, ओके, उनका सिर्फ एक काम होता था कि उन्होंने शादी करी, बच्चे पैदा करे, घर का काम करा और उनकी लाइफ खत्म। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मोटिव। लेकिन जैसे जैसे फीमेल्स का वो एजुकेशन में आने लगी तो वो अवेयर होने लगी अपने राइट्स के प्रति कि नहीं भाई, मैं ही क्यों घर पे रहूं और मैं ही क्यों घर का काम करूं। मैं एजुकेटेड हूँ, अगर मैं फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं ही क्यों घर का पूरा काम मैं ही करूँ। क्योंकि इंडिपेंडेंस, यस, इंडिपेंडेंट, बिकॉज ड्यू टू अवेयरनेस एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट फ्रीडम एंड आल्सो। एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। और तो उनको लगता है कि भाई मैं अगर जॉब करूं, अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जॉब करूंगी। और मैं जॉब, जब वो धीरे धीरे बाहर जाती हैं तो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि सोसाइटी क्या है, क्या नॉर्म्स हैं सोसाइटी के। तो जो ये हम जैसे बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स हैं आजकल अपनी शादी से बाहर जाने लगे, तो ऐसा मतलब ऐसा क्या नीड है या ऐसा क्या ज़रूरत है, मतलब ऐसा कोई प्रेशर है? क्योंकि ये रेशियो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जैसे डाइवोर्स केसेस हैं और मतलब इसके बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी हमारी सोसाइटी में आजकल आ जी रहे हैं। मैम। तो ऐसा रीज़न, मतलब बिहाइंड ऐसा क्या मेजर फोर्स है जो कि उनको ये सब करने के लिए बोल रहा है? मैम, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरती है। राइट, एग्जैक्टली। इसीलिए लिविंग के रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं ना। लिविंग में जो लोग रह रहे हैं वो इसलिए रह रहे हैं कि वहां पे उनके ऊपर कोई कमिटमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, हाँ। अगर उनको कोई अच्छा लग रहा है कुछ टाइम तक रह रहे हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन शादी में ऐसा नहीं है। शादी में अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो आप कमिटेड हो अनटिल अनलेस कि आप डाइवोर्स तक नहीं पहुंच जाते हो। और जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें डाइवोर्स लेना जो है उसको एक अपराध माना जाता है, कि अच्छा नहीं माना जाता है। एक मैं आपसी शब्दों में अगर मैं बताऊं तो वो उस चीज को अच्छा नहीं माना जाता है, डाइवोर्स्ड चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन इसीलिए हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शादी करने में डिले करते हैं। आजकल आपने देखा कि मैक्सिमम गर्ल्स की भी और बॉयज की भी शादियां कब हो रही हैं? 30+। एग्जैक्टली। क्योंकि उनके अंदर एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं और दूसरा उनको चाहिए, जैसे गर्ल्स हैं उनको चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो वो जब तक उनको नहीं मिलती है किसी भी मेल में, वो सोचती हैं कि ठीक है फिर तो मैं अकेली रह लूंगी। जब तक अगर मैंने ही काम करना है तो फिर मैं अपने से कम जो फाइनेंशियल स्ट्रांग इंसान है मैं उसके साथ शादी क्यों करूं। तो दूसरा, जब हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनको उन्हीं के हिसाब से शादी करनी पड़ती है या मन करता है। अकॉर्डिंग टू यू एक जो मेजर फैक्टर है इस तरह के रिलेशनशिप का वो एज भी है? जी मैम, एज है, ओवर एज शादी होना। जी मैम, ओवर एज तभी हो रही है क्योंकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए वो अपने आप को इतना फाइनेंशियली सिक्योर कर रही हैं कि मैं आगे अगर मेरी शादी हुई। पर इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली लें तो कुछ हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है वो ये भी करती है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, तो अगर मेरा मेल पार्टनर है वो भी अगर फाइनेंशियली सिक्योर है तो हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसके अगर पीछे हम एक पॉजिटिव वे में लें तो ये बहुत अच्छा है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आई थिंक बहुत ज़्यादा आ गई है गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर। जी बिल्कुल, 100%। वो हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली तरीके से देखते हैं। इमोशनली टच बहुत कम हो गया है, वो कम इमोशनल है। हाँ। आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कम इमोशनल है। जो लोग पहले होते थे वो ज़्यादातर दिल से सोचते थे, लेकिन अब जो है वो दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। अच्छा, जैसे अभी इन सब के चलते हुए हम फिर वापस आते हैं एक मैरिड कपल पे। एक मैरिड कपल के बीच में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है।
अगर Obviously, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी बहुत एक नेगेटिव प्रेशर पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो कि उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से ही डेवलप कर देता जी है। मैम। तो ऐसे क्या रीज़न है, मतलब जो बच्चे देखकर अपनी पर्सनालिटी को बहुत अंदर ही अंदर चेंज करते हैं या बहुत इश्यूज आते हैं? जी मैम। मैम देखिए, जब किसी के घर में पति या पत्नी में आपस में कोई विवाद भी होता है, डाइवोर्स तो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बिल्कुल आगे की बात है। अगर मैं विवाद से भी स्टार्ट करूं, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तब भी उस घर के बच्चे और उस घर के जो माहौल है वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। उसमें स्टेबिलिटी और कोहेसिवनेस जो है वो आ जाती है, और वो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को उन बच्चों के ऊपर उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो पुअर हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उनके घर में इतना कुछ चल रहा होता है कि अपने स्कूल की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स तक ला ही नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो पुअर हो जाती है। और यही प्रॉब्लम जब वो धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर में ग्रो अप होते हैं तो बाद में उनको शादी से नफरत हो जाती है। दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। ओके, तो इसके पीछे एक फेयर फैक्टर भी होता है बच्चों की कि हमारे पेरेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हमें पापा से सेपरेट नहीं होना है या मम्मी से सेपरेट नहीं होना है। एक फेयर फैक्टर भी आई थिंक बिल्कुल बच्चों मैम, के अंदर बिल्कुल रहता मैम, है। ऑब्वियसली मैम, क्योंकि होएगा उनको, क्योंकि उनको तो दोनों चाहिए ना। ओके, जैसे गर्ल है, अगर वो देखती है कि मेरी मदर को मेरे फादर ओवर पावर कर रहे हैं, तो वो गर्ल क्या है, अंदर अंदर सोचने लगती है कि जब मैं शादी करूंगी तो मेरा हस्बैंड ऐसे ना मेरे को ओवर पावर करे। बिल्कुल मैम। जैसे कि ऐसा होता है कि कोई अगर फादर ड्रिंक करते हैं तो बेटी सोचती है कि नहीं, मैं जिससे शादी करूँ वो ड्रिंक ना करे। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं चीज़ों में है कि अगर बेटी है, अगर फादर कहीं बाहर इन्वॉल्व हैं और मदर को ओवर पावर कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड है या जो मेरे अगले जो पार्टनर मिलेंगे वो ऐसे ना हो। तो आई थिंक ये भी एक मेजर रीज़न रहता है आजकल जो जनरेशन के अंदर बिल्कुल, वो आ रहा इसलिए है, शादी नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं इसीलिए कर। लिविंग के जो हमारी रिलेशनशिप हैं वो इसलिए उनके डेटा जो वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो जब अपने घरों में ये सारी चीजें देखते हैं कि ये तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर घर में हमारे ऐसा अच्छा ऐसा माहौल भी होता है। ऐसा क्योंकि शादी जो है, देखिए, हर रिश्ते में नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। वो हमें ये चीज लेके चलनी है कि कोई भी रिश्ता है, जरूरी नहीं पति पत्नी का, माँ बेटी का रिश्ता है, फादर और डॉटर का रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, कोई भी रिश्ता है, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हर रिश्ते में होते हैं। तो इस चीज को हमारी अभी जो हमारे जो मेल और फीमेल हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस चीज को सोचते हैं कि भाई ये तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और एक डर उनके ऊपर बैठ गया। तो वो सोचते हैं कि हमें इस तरफ जाना ही नहीं है, हमें जो हमारी फिजिकल नीड है वो हम लिविंग में पूरी कर लेंगे, कोई अच्छा नहीं लगेगा तो उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे। इसलिए शादियां जो हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी क्वेश्चन उभरा है लिव इन रिलेशनशिप का, जी मैम। लेकिन नाउ डेज आप जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या बहुत न्यूज़ हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि पहले तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही हॉरेबल होता है। तो ऐसा क्या है कि जो इतना हॉरेबल बन जाता है? तो देखिए, ये रिश्ता, लिविंग का जो रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं सिखा रहा है, लेकिन ये जरूर सिखा रहा है कि बस एक फिजिकल इंटीमेसी है और कुछ नहीं है इसमें, इस रिश्ते में। ओके, बट ऐसे कुछ केसेस ऑलरेडी हैं कि जैसे शहरों में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भी जो यंग है, मतलब बिल्कुल, ओवर 18+ हैं, वो भी लिव इन में रहना पसंद कर रहे हैं। उनका मानना ये है, एज ए रिसर्च उनका मानना ये है कि जो हम पीजी शेयर कर रहे हैं या हम रूम ले रहे हैं, तो उसका जो है वो एक तो खर्चा बढ़ जाएगा। ओह, एक तो खर्चा बढ़ जाएगा। मैं ये सारी चीजें जो है मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस बन के आए हैं, और कुछ रिसर्च है। तो ये सारी चीजें, ये रिसर्च बोल रहा है कि ये जो बच्चे 18+ जो हैं, या तो वो कॉलेज में एडमिशन होता है उनका तो पढ़ने आते हैं, या जो उनका फ्रेशर जो है, एज अ फ्रेशर वो जॉब करने आते हैं, तब उनके पास एज अ फ्रेशर उनके पास इतना सैलरी नहीं होती है कि वो दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में वो अफोर्ड कर पाए। तो ये एक इनका ये कारण भी होता है कि चलो इकट्ठा रह लेते हैं। ओके, हाँ, तो जैसे ये इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे, मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी हमारी जो जनरेशन है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है, मतलब कमिटमेंट में रहना या एक अच्छी एक वैलिड शादी में ही जाना ठीक है? जी मैम,
मैम इसके लिए तो मेरा सजेशन, जैसे भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो उनके लिए भी मेरा सजेशन ये रहता है कि जो एक्सपेक्ट हम अपने बच्चों से कर रहे हैं वो हमें खुद करना है, बीइंग अ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स कोई लड़ाई भी है तो बच्चों के सामने उस चीज को डिस्कस मत कीजिए, कहीं और डिस्कस कर लीजिए। बच्चों को ना पता चले कि आपसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और हर रिश्ते में चलती है। देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, उसमें ऊपर नीचे हर चीज होती है। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे की बातें जो सबको सही लगती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो खींच के एक पॉइंट पे आ जाते हैं, तभी वो शादी सक्सेसफुल होती है। तो ये चीजें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं तो वो बच्चे जो है वो धीरे धीरे समझने लगेंगे कि नहीं, शादी जो है बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मतलब ये जो एक बीज है, ये एक फैमिली से ही बच्चों के अंदर बिल्कुल, जाना पेरेंट्स चाहिए। ही बोएंगे इस बीज पेरेंट्स को। ही फैमिली से ही, कि क्योंकि आगे जाके वो चीज़ कोई गड़बड़ ना हो बिल्कुल या ना उनको कोई मिसगाइड ना कर पाए, तो ये ड्यूटी मेन पेरेंट्स की ही पेरेंट्स रहे। की ही है, उनको एज अ मॉडल बनना है। जो मैं यस। बोल रही हूँ कि वो जो चाह रहे हैं अपने बच्चों से, वो उनको खुद करना है। ओके। अभी जैसे हम वापस आते हैं कि जैसे आपके पास कोई केस आया और वहाँ पर जैसे वाइफ है, वो बहुत ही डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं ड्यू टू हर हस्बैंड जी मैम। नेचर और बिहेवियर, कि पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है और वो बहुत ही डिप्रेस है। तो उनको आप कैसे सजेस्ट करते हैं, मतलब इनिशियली स्टेज पे उनको आप क्या देखते हैं उनको? इनिशियली स्टेज पे तो पहले तो ये डायग्नोज करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है या नहीं, है या नहीं, राइट। कि कहीं ये उनका शक तो नहीं है। कई Exactly. बार क्या होता है कि वाइफ्स जैसे घर पे हैं तो वो खाली होती हैं, तो उनको लगता है कि खाली मन शैतान का घर जैसे हम बोलते हैं। तो उनको लगता है अगर थोड़ा सा भी अगर पति अगर लेट आते हैं या वो एक्स्ट्रा टाइम फोन पे लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे जो मेल हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होगा। ऐसा जरूरी मतलब नहीं मेन है। फोकस ये होता है कि अधिकतर फीमेल क्या करती है कि अपना सारा टेंशन, अपना बिल्कुल, सारा वो फोकस, यस, इवन मतलब लाइफ का फोर्स ही वो अपने उसी को हस्बैंड पे डिटेक्ट करने में लगा देते हैं डिटेक्ट करने पे। कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरा फुली डिपेंडेंट है। जी मैम। इनसिक्योरिटी आई थिंक उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अगर कोई फीमेल है बहुत डिप्रेस है, तो उनको आप, और ऑलरेडी मान लीजिए कि हाँ उनके हस्बैंड उनको डिच भी कर रहे हैं या कोई चिटिंग वाला केस भी जी है, तो आप उनको मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि आप मैं कैसे यही ओवरकम करें? कॉन्टिन्यूटी में बता रही थी कि सबसे पहले तो डायग्नोज करना जरूरी है कि आपके जो भी चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या नहीं। फिर उसके बाद उस चीज को कि अगर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, और अगर है तो उसका फिर बैठ के उनको बताना कि भाई मुझे पता चल गया है और ऐसे क्या हुआ कि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी, चाहे कोई भी है। तो अगर बैठ के ये सारी बातें हो जाएं, जैसे हमारे जो ऋग्वेद हैं, जैसे 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद हैं, तो उसमें जो हमारा 10वां अध्याय है उसमें ये लिखा है कि आपसी विवाद जो पति पत्नी का है वो आपसी समझदारी से निपटा लेना चाहिए घर पर ही। है ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, तो उसी को ही मैं एक एग्जांपल देते हुए उनको बोलती हूँ कि ये सारी चीजें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले आप घर बैठ के उनको सुलझाइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स हमसे नहीं सुलझ रही हैं, तो किसी भी रिश्तेदार, किसी भी आस पड़ोस, किसी के पास मत जाइए। एग्जैक्टली, जैसे आजकल ऐसा दौर आ रखा है कि कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा है। तो देखिए, आपको प्रोफेशनल हेल्प अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प में क्या होता है कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो आपको नहीं जानता है, वो बाइस्ड नहीं है, वो वाइज्ड नहीं होगा, वो नॉन जजमेंटल नहीं होगा, उनको और आपके जो रिलेशनशिप है उनसे कोई मतलब भी नहीं होगा कि मैं इनकी बात वहां बोलूं इधर बोलूं, उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा है कि अगर आप अपने विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ अपनी समस्या का समाधान कीजिए। जैसे हमारे बड़ों ने भी कहा है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई समस्या है तो अपनी चारदीवारी में ही सुलझा ली जाए। बिल्कुल, कोई तीसरा पर्सन अगर एंटर होगा तो वो रिश्ता हमेशा खराब ही हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान के एक प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, और अपना एक एक्सपीरियंस है। और पति पत्नी का जो आई थिंक रिश्ता है ये इमोशनल बहुत होता है, बिल्कुल, और इमोशंस इसमें मेन होता है। तो अगर वो थर्ड पर्सन उनके इमोशंस नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी हम एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उस चीज़ को सॉल्व करने की, तो आई थिंक ये राइट अप्रोच रहती है। अच्छा,
अच्छा, जैसे इस इन्वायरमेंट में अगर घर में ऐसा कुछ चल रहा है और उस घर में एल्डरली पर्सन भी हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में एक फाइट चल रहा है या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है, तो वहाँ पर पेरेंट्स की क्या भूमिका रहती है या उन पर क्या इम्पैक्ट रहता है इस तरह का, कि मतलब वो एक उनका सोचने का तरीका, मतलब वो उस चीज़ को क्यों सॉल्व नहीं कर पाते हैं या क्यों फेल हो जाते हैं जी एल्डरली मैम, पर्सन जो हैं? जी मैम, आपको बताती हूँ मैं। अ, पति पत्नी में आपस में विवाद होता है तो जो मैच्योर्ड और समझदार पेरेंट्स होते हैं वो बीच में नहीं बोलते हैं। हम्म। उनको लगता है कि शादी इनकी दोनों की है, लाइफ इनको चलानी है, तो ये निपटें आपस में। हम्म। लेकिन अनटिल अनलेस जब ये बातें बिल्कुल बाहर हो जाती हैं तब वो इंटरप्ट करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि तभी इंटरप्ट करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ में इंटरप्शन जो भी जरूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स का पति पत्नी के बीच में उनको अपनी जो उनके विवाद हैं वो उनको सॉल्व कर लेने चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तब उनको इंटरप्शन करनी चाहिए। क्योंकि तब उनको उनको समझाना चाहिए, अपने एग्जाम्पल देने चाहिए। जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि जो हमारे एडल्ट पर्सन हैं वो हमारे पहले आपने बहुत कम सुना होगा कि डाइवोर्स हो गए। काफी लोग जो है, पर ये नहीं है कि बहुत लोग सुखी थे। ऐसा ऐसा नहीं है कि सब सुखी थे पहले और अभी दुखी शुरू होने लगे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले सारे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखते थे और एडजस्टमेंट करते थे। एक सोसाइटी प्रेशर भी रहता था। सोसाइटी प्रेशर भी रहता था और एक एडजस्टमेंट भी रहता था, जो आजकल की युवा पीढ़ी में एडजस्टमेंट शब्द नहीं है। उनकी ना मेल ना फीमेल, वो किसी की डिक्शनरी में नहीं है एडजस्टमेंट। उनको ये है कि मुझे और हमारे जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पूरक होता है। लेकिन वो जहाँ पे इसकी लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है तो वो एक सोचता है कि मैं ऊपर हूँ, दूसरा बोलता है मैं ऊपर हूँ। जहाँ पे ये सोच आ गई, ये वाला थॉट प्रोसेस आ गया, तो वहाँ तो डाइवोर्स होना 100% श्योर है। और आई थिंक एल्डरली पर्सन इसलिए भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से शायद हैंडल नहीं कर पाते कि अगर वो लड़के के पक्ष से होते हैं तो वो उधर की तरफ अपना जो है झुकाव देते हैं, और लड़की पक्ष के होते हैं तो वो अपनी तरफ झुकाव देते हैं, तो वो अपने तरीके से कॉमन जो एक होता है सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आई थिंक सो। क्योंकि उनका जो एक अपनापन रहता है वो अपनी जो अगर बेटी है वहां पे तो बेटी का मायके के प्रति रहेगा, मायके वाले जो वो बेटी का साथ देंगे। तो यहाँ पे एक चीज वही है कि अगर वो सही का साथ दे, वो दोनों पक्षों को सुनकर बेटा उस चीज में, मुझे ऐसे लगता है कि जिसमें पति पत्नी और एक जो पत्नी की साइड के पेरेंट्स हैं और जो पति के साइड के पेरेंट्स हैं वो बैठे, 4 लोग बैठे और क्या है प्रॉब्लम, क्या कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। जब तक अगर फैमिली लेवल पे हमें सुलझाना चाहते हैं, बिल्कुल मैम, अगर वो फैमिली लेवल पे चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपके पास केसेस आते हैं तो अगर वाइफ आती है केस लेकर, तो क्या आप उसे सजेस्ट करते हैं कि केवल वाइफ की काउंसलिंग ज़रूरी है या साथ में हस्बैंड की भी काउंसलिंग ज़रूरी है? नो मैम, ये जैसे बहुत सारे केसेस, और मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा केसेस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हैं वो फीमेल्स ही आती हैं। ओके। उनके ही फ़ोन कॉल्स पहले आते हैं और वही क्लिनिक पे आती हैं, और पर उसके बाद फर्स्ट 2 और 3 सेशंस मुझे उनके साथ लेने होते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इतनी भरी होती हैं, इतनी इमोशनली भरी होती हैं कि वो स्टार्टिंग के 2 सेशन तो समझिए ऐसे जाते हैं कि वो रोती हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों हो गया। और जब इतने ज़्यादा आप इमोशनल हो तो आप सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको मुझे उस पॉइंट पे लाना है कि वो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट समझें और अपनी गलती को भी समझें। क्योंकि देखिए, बोलते हैं ना कि ताली 2 हाथ से बजती है, अकेले हम ताली नहीं बजा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं ज्यादातर पति पत्नी के रिलेशनशिप में। जो कि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो आजकल का माहौल है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, भले फीमेल पे है या मेल पे है, कि वर्क प्लेस पे इतना वर्क प्रेशर है कि वो बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हो सकता है कि वाइफ उसको ये ले ले कि मेरे को अवॉइड कर रहे हैं। जी मैम। तो उसके चलते भी आई थिंक मैं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि पार्टनर कहीं इन्वॉल्व है, बट हाँ, वाइफ को भी समझना चाहिए आई थिंक, और हस्बैंड को भी समझना चाहिए आई थिंक, कि एक दूसरे की जो वर्किंग आवर्स है या उनका प्रेशर है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद आई थिंक कम्युनिकेशन गैप
जी मैम, वही कम्युनिकेशन मैंने बोला, बहुत जरूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, कम्युनिकेशन गैप, बहुत, क्योंकि काम इतना होता है अगर कि फीमेल भी बिजी है, मेल भी बिजी है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो वो अज्यूम कर लेते हैं हम अपने आप में ही यस, कि नहीं, अच्छा उसने ऐसा, उन्होंने ऐसा करा होगा इसलिए ऐसा हुआ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार कुछ नहीं होता, मैक्सिमम टाइम कुछ नहीं होता है, 90% टाइम कुछ नहीं होता है, 10% जो है वो होता है। लेकिन हमारे लिए वो 100% टाइम रहता है कि नहीं, पक्का हस्बैंड, अच्छा ऐसे है ऐसे है, अपने ही मन में जो हमारी बातें हैं वो चलती रहती हैं और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि काउंसलिंग जो है वो दोनों की होनी चाहिए या एक की होनी चाहिए, तो जैसे मेल अगर फीमेल मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो फीमेल का है। फीमेल मेरे पास आती हैं और वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो 2-3 सेशन उनको थोड़ा सा कंसोल करने में, थोड़ा सा उनको एम्पैथाइज करने में लगते हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं और सोचने पे जो उनका कॉग्निटिव अप्रोच है वो वर्क करना शुरू कर देती है, उसके बाद फिर मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए, आपको ये अकेले की बात तो है नहीं, विवाह हमारा जो विवाह चलाना या हमारी जो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है वो हमारे अकेले की बस की तो है नहीं, तो इसलिए आपको पति को भी लाना पड़ेगा, हस्बैंड को भी लाना पड़ेगा। तो क्या हर बार हस्बैंड रेडी हो नहीं, जाते हैं? नहीं आई थिंक होते हैं, नहीं होते हैं। हस्बैंड्स जो हैं वो मैक्सिमम टाइम रेडी नहीं होते हैं आने के लिए। लेकिन हाँ, कि मैं अगर परसेंटेज के बेस पे बताऊं तो 50% मेल जो हैं जो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं वो आने को तैयार होते हैं। जो कहीं पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका नहीं होता है वो आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी शादी बचानी है ना। हाँ, और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर करनी है, वो क्लियर करनी जी मैम। तो वो आते हैं, तो इसमें हमारे कुछ सेशंस जो हैं वो कपल काउंसलिंग में जाते हैं। ओके। जैसे कई बार आपने एक केस डिस्कस किया जो सुसाइडल टेंडेंसी है जो एक पार्टनर के अंदर आ जाती है, तो अगर कोई एक ऐसा केस है कि कोई फीमेल है या मेल है, वो ऐसी रिलेशनशिप के चलते हुए बहुत डिप्रेशन में है और उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे हैं और वो आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे टैकल करते हैं? मतलब क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि कोई इंसान एक थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में घर कर चुका है कि नहीं, मुझे तो जीना ही नहीं है। जी मैम। तो उसके लिए आप किस तरीके से उसको करते हैं काउंसल? देखिए मैम, जो सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है वो 1 मिनट के लिए होती है ना। तो उस 1 मिनट में अगर कोई उनको बचा ले, समझा दे, बचा ले, तो वो बच जाता है। कोई भी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन जब भी कोई फीमेल मेरे पास आती हैं, ये इस दुख के साथ आती हैं, तो हमेशा वो इस बात पे होती हैं कि नहीं मैम, मैं सुसाइड कर लूंगी, कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, आई वॉन्ट डाइवोर्स। तो ये होता है मेरे फर्स्ट और सेकंड सेशन में। जब वो आती हैं तो इतनी भरी होती हैं कि उनको उनके साथ रहना ही नहीं है। और अभी मैं आपको इतने एग्जांपल दे दूंगी कि वो अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी, वही बात, सेम मैरिज में वो लोग खुश हैं। तो थोड़ा सा वो क्या था कि मैं, अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प उनको मिल गई, इंटरवीन किसने कर दिया इन अ पॉजिटिव वे, तो उनका रिश्ता जो है वो संवर गया। इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी रिश्ते में कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। ओके। जैसे आपके पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि डाइवोर्स हो चुका है, मतलब वो लोग आपसे पहले हेल्प नहीं ले पाए अपनी मैरिज को रिटेन करने के लिए और डाइवोर्स हो चुका है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे समाज में या हमारे देश में, मतलब स्पेशली इन इंडिया, ये बहुत मुश्किल है कि एक डाइवोर्स लेने वाला जो प्रोसेस है उसके बाद जो इंसान एक मेंटली एक उससे ट्रॉमा से गुजरता है, तो वो लोग कैसे ये उनको मूव ऑन कराने में आप किस तरीके से हेल्प करते हैं? जी मैम, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि मेरे पास अभी ये केसेस नहीं आए, लेकिन जैसे मैं इधर उधर जैसे बुक्स में देखती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं हमारे जो डाइवोर्स तक पहुँच गए हैं। तो मैम उस केस में चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैं उनको उनकी सेल्फ रियलाइजेशन करवाती हूँ कि
जरूरी नहीं है कि लाइफ कोई भी खत्म हो इंसान गई जो है। है वो पैदा हुआ, उसने वो एजुकेशन ली, उसने उसके बाद उसको शादी करनी है, फिर उसके बाद उसको बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद उनको सेटल करना है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बुढ़ापा एंजॉय करना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला जो पैटर्न है हाँ। वो रिपीट करना है। इट्स ओके। अगर अब आपने डाइवोर्स ले लिया तो आपने एक एक जो लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले चुके हो अब आप। लेकिन नाउ हाउ यू हैव टू सर्वाइव, कैसे अब आपको सर्वाइव करना है, हमें बात अब वहां करनी है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है उनको उन्हीं से मिलाना कि देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने आप से ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने जैसे जो अगर वो कोई एजुकेटेड हैं तो उनको कोई ना कोई वर्क करना चाहिए, कोई ना कोई कहीं पे भी मतलब अपना कोई भी प्रोफेशन जो है वो चुनना चाहिए, सो दैट कि वो आराम से अपना सेल्फ सर्वाइवल कर पाए मतलब और आप फाइनेंशियल उनको, सिक्योरिटी हाँ, भी उनको हो। हाँ, मतलब आप उनको इतना एक विजन दे देते हैं कि जी हाँ मैम। आपको लाइफ अब ऐसे जीना है। जी एक मैम। पर्सन के जाने से लाइफ खत्म नहीं होती जी है। मैम। इट्स नाइस। ओके, जैसे बहुत होता है कि जैसे फीमेल्स के साथ स्पेशली होता है कि अगर पार्टनर उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं या कुछ भी, तो वो अपने आप को बहुत ही लो फील करना शुरू कर देती कि ठीक है, मैं लुक वाइज अच्छी नहीं हूँ, या मैं कमाती नहीं हूँ, या मैं बहुत सोशली एक्टिव नहीं हूँ, जी। इस वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको इस तरीके से जो उनका एक मेंटली जो फेज चल रहा है, उनको आप कैसे कि हाँ वो एक अच्छे लेवल पे आ पाएँ, जी एक मैम। अच्छी जी सोच मैम। रख पाएँ? काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि जो लेडीज़ जो हैं वो उतनी मतलब इतनी टेक्निकल नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे फ़ोन पे कैसे करना, फ़ोन कैसे चलाना, लैपटॉप कैसे चलाना। तो देखिए अपने धीरे धीरे अपने आप को इम्पोर्टेंट जब तक आप खुद नहीं समझोगे तो दूसरा नहीं समझेगा। और अपने आप को अपडेट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी अब जरूरी नहीं है कि जॉब कर रही हैं, जो लेडीज जॉब कर रही हैं वो ही कुछ हैं, जो घर पे रह रही हैं वो भाई होम मेकर हैं, वो पूरा घर संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्कूल भेजती हैं। उनके पास तो मुझे लगता है कि जो जॉब करती हैं उनसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो जॉब कर रही हैं वो तो बोल देंगी कि भाई मैं तो जॉब में व्यस्त थी, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि उनको उनसे मिलाना, कि उनको अपडेट करवाना, कि आप धीरे धीरे अपडेट होइए कि कैसे कैसे क्या 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 चेंजेस आए हैं। क्योंकि जो पहले हमारी एरा थी उसमें और अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उनको अपडेट रखना पड़ेगा अपनी जो एक बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस के लिए, वो उनको अपडेट रहना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा आंसर किया। जैसे कि मतलब बहुत फीमेल्स हैं, मुझे लगता है कि उन्हें किसी भी बहुत लो सोचने से पहले अपने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। बिल्कुल। अपने पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाके जॉब ही करना है। हाँ। अपनी सेल्फ वर्थ समझें, जी। अपने आप को समझें, जी और कोई उनमें हुनर है या कोई उनके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते वो स्टैंड कर पाती हैं, फाइनेंशियली सिक्योर कर लें, तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जैसे मेरे पास कुछ फीमेल ऐसी आती हैं कि मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अपने आप को कैसे वो करें, अपनी एग्जिस्टेंस कैसे जताएं। राइट। क्योंकि घर पे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम घर का काम करते हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आपकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, पर सबसे पहले उसको आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए, उसके बाद आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, तब आपकी एग्जिस्टेंस होगी। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ने से और आप वेल एजुकेटेड हैं तभी आप ऊपर उठ सकती हैं। अपना कोई जैसे मैं जैसे उन लेडीज को मैं ये बोलती हूँ, देखिए आप अपना बुटीक खोलिए, सिलाई कढ़ाई है वो कर सकती हैं, फिर आप जैसे कुकिंग का काम है वो कर सकती हैं, पार्लर का काम है वो कर सकती हैं। जैसे अब कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मेरे क्लाइंट थी, उनको बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन पेरेंट्स ने जैसे थोड़ा सा पेरेंट्स थे कंजर्वेटिव कि भाई लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, अच्छी लाइन नहीं है, उनका मानना था ऐसा। तो उसकी शादी हो गई। तो उस शादी के बाद भगवान की मतलब कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स रही उनके ऊपर कि जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे मिले, तो उन्होंने उनको स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करवाई। ओके।
Nice. आफ्टर 2 किड्स उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करी और अब वो अपना अच्छा खासा जो है वो अर्न कर रही हैं और वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो हार्डली 10th पास होंगी, लेकिन अगर आप उनसे मिले और उनसे बात करें तो आपको कहीं से भी आप जान नहीं पाएंगी कि वो इतनी कम पढ़ी लिखी हैं। सेल्फ ग्रूमिंग यस, बिल्कुल सेल्फ ग्रूमिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ऐसा क्या रीज़न है कि जो हमारे इंडिया में जो डाइवोर्स के जो परसेंटेज है वो इतने सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी बहुत कम है? मैम, इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल प्रेशर। क्योंकि भारतीय संस्कृति जैसे हम बोलते हैं तो उसमें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि शादी जो है बड़ा पवित्र बंधन माना जाता है हमारे इंडिया में। तो इसके लिए अगर कोई ये बोल दे कि ये तो डाइवोर्स्ड है तो उसके प्रति बाय डिफॉल्ट ही लोगों की निगाहें जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो उनके प्रति आ जाता है। तो ये डर है उन लेडीज के लिए या उन जेंट्स के लिए कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है। और इसका एक और कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर लेडीज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको लगता है कि मैं सरवाइव कैसे करूंगी, अगर मैंने यहाँ से डाइवोर्स ले लिया मैं जाऊंगी कहाँ। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो इतनी बिल्कुल हाइपर जैसे हो जाते हैं हस्बैंड, तो उस पे मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप अपना सेपरेट रहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, तो हम सेपरेट रहेंगे लेकिन हम सरवाइव कैसे करेंगे। जो आदतें जो हैबिट्स मुझे पड़ी हैं यहाँ पे वो मैं उन आदतों को और उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और तीसरा कारण है किड्स का, बच्चों का फ्यूचर, कि मैम मैं अपने हस्बैंड के साथ इसलिए हूँ, या हस्बैंड बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ इसलिए हूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब बिल्कुल। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं किसी भी डोमेस्टिक हेल्पर के साथ अपने बच्चों को नहीं रख सकता हूँ। तो आई थिंक दीज 3 रीजंस आर देयर। ओके तो आप ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो आजकल जो रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहे हैं या ख़राब होने की कगार पे हैं या ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, तो उनको आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे कि वो लोग करें और वो अपने रिलेशनशिप को और बेटर बना सकें? जी मैम, सबसे पहले तो आपसी रिस्पेक्ट कि ये रिश्ता, और सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में बराबर है। कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई इसमें छोटा नहीं है, ये बराबर है। ये बोलते हैं ना कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक गाड़ी के 2 पहिए। यस, कि गाड़ी को चलाने के लिए, हमारी ये जो लाइफ है इसको चलाने के लिए दोनों सिक्के बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपसी रिस्पेक्ट, फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, कि कहीं पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना हो जाए कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो मेरी पार्टनर की तरफ ना जाए, ना पहुंच पाए। चाहे वो रीजन कोई भी है कि मैं काम में व्यस्त था या मैं काम में व्यस्त थी, चाहे मेरे पास वर्कलोड ज्यादा था या मेरे पास वर्कलोड इतना ज्यादा था कि मैं अपनी बात कह नहीं पाया, या मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, कोई भी है। तो टाइम एक रखिए, क्योंकि टाइम जो है वो जहाँ हम देना चाहते हैं तो हम दे देते हैं, निकाल लेते हैं टाइम। तो इसीलिए हमें इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का होना भी बड़ा ज़रूरी है इस रिश्ते में, कि मुझे कहाँ पे घर पे भी टाइम देना है। तो इससे क्या होता है कि रिश्ता जो है वो हेल्दी होता है। और इसका एक शिव महापुराण में तीसरा अध्याय था, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो आपसी रिश्ता है इसमें फॉरगिवनेस होनी चाहिए, है ना, कि इस रिश्ते में अगर किसी से भी कोई गलती हो गई है तो इसमें ईगो नहीं लानी है अपने अंदर कि मैं क्यों झुकूं। और आई थिंक एक दूसरे के सजेशंस मानने चाहिए। जैसे आपने शिव महापुराण का एग्जांपल दिया, महापुराण में यही लिखा है तीसरे अध्याय में कि जो फॉरगिवनेस होनी चाहिए इस रिश्ते में, और जो भी आपसी विवाद हैं वो आपस में ही सुलटाने चाहिए। हाँ, और ऐसे जैसे एक हमारी माइथोलॉजी में ही है, शिव पुराण से ही, जैसे भगवान शिव ने जब पार्वती जी जाना चाहती थी अपने पिता के घर पे, भगवान शिव ने उनको रोका, जी। पार्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी और थी। उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। तो आई थिंक ये हमारी माइथोलॉजी और जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में जो सब कुछ लिखा हुआ है, वो सब कुछ ही आई थिंक इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू प्रियंका जी,
थैंक यू सो मच आपके इतने वैल्यूबल सजेशंस के लिए, आपके इतने वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैम, थैंक यू।